अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज नैब ने पंजाब में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमजा शहबाज के घर पे छापा मारा और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। आमदन से ज्यादा असासे बनाने के केस में और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब के इस छापे में हमजा शहबाज को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सका, लेकिन अपने एलामिये में नैब ने यह लिखा है कि आमदन से ज्यादा असासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमने हमजा शहबाज के घर पे छापा मारा और छापे के वारंट हमारे पास मौजूद थे, गिरफ्तारी के वारंट हमारे पास मौजूद थे, लेकिन वहां पर हमजा शहबाज के गार्ड्स ने उनसे बुरा सलूक किया, गुंडागर्दी की गई, जिसमें नैब के जो एहलकार हैं उनके कपड़े भी फाड़े गए। और नैब ये भी अपने एलामिये में लिखती है कि वारंट के अलावा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमें पहले से इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये नैब का मौकिफ है। दूसरी तरफ हमजा शहबाज का यह कहना है कि नैब के हुक्काम बगैर किसी वारंट के आए थे छापा मारने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए, जबकि लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके पास मौजूद है जो ये कहता है कि 10 रोज पहले नैब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर नैब ये चाहता है कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार करे। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी कॉल ऑफ नोटिस नैब की जानिब से मौसूल हुए हैं वो हर मर्तबा नैब के सामने पेश हुए हैं। मजीद क्या कह रहे थे हमजा शहबाज, सुनिएगा। जब भी मुझे कॉल ऑफ नोटिस गया, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं नैब में पेश हुआ। उधर पीछे भी पुलिस आ गई, इधर भी आ गए और चारों तरफ से घेर लिया, जिस तरह एक दहशत गर्द की घर कार्रवाई होती है। आज घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आ गया। भाई करो, गिरफ्तार करना है, लेकिन कोई कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में? ये अपना कोर्ट ऑर्डर है मेरे पास कि अदालत ने कहा कि आप 10 दिन पहले गिरफ्तारी से बताएंगे और फिर मौका फराहम करेंगे कि उसके खिलाफ क्या आपके पास बात है ताकि हम बेल अप्लाई कर सकें। अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ाई गई। हमजा शहबाज का कहना है कि अदालत का जो फैसला था उसकी धज्जियां उड़ाई गई। बगैर वारंट के गिरफ्तार करने आई थी नैब की टीम और 10 दिन का नोटिस भी नहीं दिया गया था, जबकि नैब का यह कहना है कि हमारे पास वारंट भी मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हमें पहले से इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वजीर इत्तेलात फवाद चौधरी का भी यह कहना था कि हमजा शहबाज को मुजाहिमत नहीं करनी चाहिए थी बल्कि गिरफ्तारी देनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ हमजा शहबाज शरीफ साहब अगर पॉलिटिशियन होते, अगर वो ट्रूली लीडर होते तो अपनी गिरफ्तारी पेश करते। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो नैब से ताउन करते, लेकिन इसके बजाय ताउन करने के उन्होंने नैब के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी इन्वेस्टिगेशन को रोका गया, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी जाति की बात है, गैर कानूनी अमल है और कार सरकार में मुदाखलत के ज़ुमरे में भी आता है। नैब का यह भी कहना है कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद थे और इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के दो फ्रंटमैन फजल दाद अब्बास और कासिम कयूम को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो इस वक्त 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर है। नैब के जराये के मुताबिक यह कहा गया है कि तकरीबन 85 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है इन दो फ्रंटमैन के जरिए और ये पैसे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के जरिए मुंतकिल बाहर किए जाते थे। नैब जराये ये भी बताते हैं कि हमजा शहबाज जिनकी टोटल वेल्थ, उनके जो टोटल असासे हैं 2003 में उनकी मालियत 2 करोड़ थी, अब वो बढ़कर जब चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद उनकी मालियत बढ़कर 41 करोड़ रुपए हो गई, जबकि उनके छोटे भाई सलमान शहजाद की जो असासे हैं उनकी उनमें तकरीबन 8500 अरब रुपए 8500 गुना इजाफा हुआ है। ये नैब के जराये बताते हैं और यही बात आज फवाद चौधरी साहब ने भी की कि नैब के पास तमाम शवाहिद मौजूद है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक जो नैब ने अदालत में तफसीलात पेश की हैं और उसके मुताबिक तो ये है कि 85 अरब रुपए से ज़्यादा के असासे शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के हैं यूके में, और ये जो फजल दाद और कयूम हैं अली टावर्स और जो सादत प्लाजा में मनी एक्सचेंज का काम करते हैं उसमें, उनके ज़रिए ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए और हमजा शहबाज जो हैं वो लिंच पिन थे इस सारे कार्रवाई के, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो यही हैं कि तकरीबन 85 अरब रुपए से 100 अरब रुपए के दरमियान जो पैसा है उन्होंने नैब के मुताबिक इस केस की इंक्वायरी का आगाज 23 अक्टूबर 2018 को हुआ था सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के खिलाफ, और 3 अप्रैल को इस केस का स्टेटस इंक्वायरी से बदल के इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शहजाद अकबर साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
मरियम औरंगजेब साहिबा, जो नैब का एलामिया आया है और इसके अलावा जो नैब जराए बताते हैं कि ये केस में ठोस शवाहिद उनके पास मौजूद थे। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के फ्रंटमैन को गिरफ्तार किया गया है, वो जिस्मानी रिमांड पर है, बाकायदा उनके असासों में इजाफा हुआ है। ये ठोस सबूत मौजूद है कि उन्होंने रकम मुंतकिल की है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसकी बुनियाद पर आज छापा मारा गया था और अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस किस्म के ठोस शवाहिद या सफिशेंट एविडेंस की बात नैब के ज़राए करते हैं, वो एक गुमशुदा एप्लीकेशन जब कोई देता है नैब में तो उसको तो मीडिया में दे देते हैं, उस शख्स का ट्रायल भी होता है, लेकिन जो सफिशेंट और ठोस शवाहिद होते हैं वो नैब की तिजोरी से बाहर ही नहीं आते। शहबाज शरीफ साहब को कस्टडी में रखा, जेल में रखा, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लें कि किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। और आज जिस किस्म का वाकया, अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो वो दीवारें फलांग कर किसी के घर धावा बोल कर करते हैं, और जब आपको दिखाया गया लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर और आप वहाँ से वापस आ गए, और उसके साथ साथ जो फवाद चौधरी साहब हैं जो नैब के तर्जुमान हैं, बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी है, जिन दो शख्सियात का वो नाम ले रहे हैं और आपने अपने प्रोग्राम में भी चलाया, फजल दाद साहब 70 साल के हैं, 40 साल पहले वो मियां शरीफ साहब के मुलाजिम थे, मुशर्रफ साहब ने भी उनको अरेस्ट किया था, पूरी कार्रवाई की थी, पूरा केस चला था और उसके बाद उनको रिहा किया और उनका इक्विटल हुआ। इसी तरह जो कासिम कयूम साहब की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उनसे कोई ये पूछे पहले तो उनको ये तफसीलात दी किसने, और जो कासिम कयूम साहब हैं उनका शरीफ खानदान के साथ कोई ताल्लुक, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये इस किस्म के जो ठोस शवाहिद हैं वो इन्वेस्टिगेशन और उस शख्स के सामने रखें जिनको आप गिरफ्तार करने आए थे। और गिरफ्तारी का जो लाहौर हाई कोर्ट का हमजा शहबाज साहब के पास जो ऑर्डर है वो नैब के पास भी मौजूद है। नैब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें हैं मरियम साहब इसमें। मरियम साहब दो बातें, एक तो नैब ने अपने एलामिये में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि कबल गिरफ्तारी बताना जरूरी नहीं है, और दूसरा एक कॉल ऑफ नोटिस भेजा गया था और आज अपियर होना था हमजा शहबाज को नैब में सुबह 10 बजे, वो नहीं अपियर हुए, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें उनके घर जाना पड़ा। जी, इन दोनों बातों का जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज साहब का जिसमें नैब गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका ये ऑर्डर नहीं है, ना उस पर कोई ऑर्डर दिया है और ना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया। दूसरा जो कॉल अप नोटिस, हमजा शहबाज साहब अपनी बेटी को लंदन, बीमार बेटी को उसकी हार्ट सर्जरी हुई है, नैब की पेशी को अटेंड करने लंदन से वापस आते हैं और किसी किस्म का कॉल अप नोटिस जो है वो नैब का मौसूल नहीं हुआ 4 तारीख का। और उसके बाद ये भी मैं बताना चाहूँगी कि किसी किस्म का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अंदिया नैब ने नहीं दिया था और इस तरह आज उनके घर पे धावा बोला गया। किस चक्कर में? अगर आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, वो इन्वेस्टिगेशन में पेश हो रहे हैं, वो इंक्वायरी में पेश हो रहे हैं। पहले तो अगर आपने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में किसी को अरेस्ट करना है तो पहले वजीर आजम इमरान खान को अरेस्ट करें, फिर सबको अरेस्ट करें, ताकि एहतसाब का एक कोई मयार हो, कोई एक स्टैंडर्ड रखा जाए जिसको चाहे गिरफ्तारी के लिए सिर्फ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ रह गए हैं और बाद में जो कोर्ट्स के फैसले आते हैं, इतना कमजोर केस नैब का होता है कि शिकस्त होती है हर कोर्ट के अंदर उनको। सही है। शहजाद अकबर साहब, इस केस की तफसीलात भी बताइए जिसका जिक्र फवाद चौधरी साहब कर रहे थे। इंफॉर्मेशन कैसे हासिल की है? 85 अरब रुपए की इन्वेस्टिगेशन और सबूत के वो जो जिक्र कर रहे थे। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि आज मरियम नवाज साहिबा ने भी एक अरसे के बाद एक सियासी बात की है, उन्होंने हुकूमत को ब्लेम किया है ये जो कार्रवाई हुई है, और शायद इसकी वजह यह है कि जिस तरह आपके वजीर आके डिफेंड कर रहे हैं नैब को, तो तासुर ये जा रहा है कि हुकूमत इसके पीछे है और इसीलिए तनकीद भी हुकूमत पर हो रही है। जी देखिए शहजाद, मैं अभी तो ये पहले तो काफ़ी सारी सियासी बातें थी, मैं थोड़ा सा केस के ऊपर बात कर देता हूँ। चीज़ें अभी तक हमारे सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसका आपने जिक्र अपने इंट्रो में भी किया है। पहले तो हम आ जाते हैं बेल के ऑर्डर के ऊपर। तो ऐसा ये है कि कोई ऐसी बेल है नहीं। ये जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप अरेस्ट करने से 10 दिन पहले नोटिस देंगे कि हम आपको अरेस्ट करने जा रहे हैं, कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा वीक ऑर्डर था। बट एनीवेज़ ये ऑर्डर बहुत सारे केसेस में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुआ था और इन तमाम केसेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी किया था। ऐसे ही एक केस का फ़ैसला ये पिछले माह आया है 3 मेंबर्स बेंच की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और जब ये आया था तो ये बड़ा सब चैनल्स पे चला भी था। ये जस्टिस अजमत सईद साहब की सरबराही में था। मैं सिर्फ उसकी 2 लाइनें अर्ज़ कर देना चाहूँगा। ये देखिए, इसके अंदर ये पिटीशन सबसे पहले नैब ने की थी। नैब एप्लीकेशन में गया था कि जी
इस चीज़ की वजाहत कर दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है कि आपने 10 दिन का नोटिस देना है। तो उसके ऊपर उन्होंने सिंपली ये लिखा है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 रिवील्स दैट नो सच लिमिटेशन हैज़ बीन इम्पोज्ड अपॉन नैब in this behalf. Needless to say, if sufficient material has been gathered to connect a person to the commission of an offence, obviously NAB can arrest such a person. ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल टर्म में इस कानून को डिफाइन कर दिया कि आपको एडवांस नोटिस देने की बात नहीं है। दूसरा इसमें अर्ज ये है कि पहले ही कॉल अप नोटिस दिया गया नैब की तरफ से, जिसमें वो आए नहीं। इस केस में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सलमान शहबाज साहब अक्टूबर या नवंबर से मफरूर हैं। उन्हें 12 कॉल अप नोटिस दिए गए हैं, बल्कि नैब की जानिब से इनको लंदन में भी थ्रू हाई कमीशन कॉल अप नोटिस सर्व किया गया है, लेकिन वो आज भी नहीं आए। और इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनका बड़ा कलीदी है, जो कि आज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने ये जो 2 लोग पेश किए गए हैं, जो ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का ऑर्डर है, और इसमें बड़ा वाज़े लिख दिया गया है कि ये चीज़ें हैं क्या। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ, अब ये सारी बात है, इसके अंदर जब ये केस या तो फाइल होगा या इसका रेफरेंस दाखिल किया जाएगा या कुछ फर्दर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने रखे जाएंगी या कुछ फर्दर अरेस्ट होते हैं तो पता चलेंगी। लेकिन जो मुझे सर दस्त नज़र आ रहा है ये ओमनी पार्ट 2 है, क्योंकि इसके अंदर जो रेवलेशंस हो रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये 2 अशखास के थ्रू इलीगल फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है, टीटी लगवाई जा रही है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र जो है, फिक्टिशियस फॉरेन रेमिटेंसेस जो अरेंज की जाती हैं। आप ये बेहतर जानते हैं कि किस तरह की चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें सामने आ रही हैं, और जितनी ग्रोथ है वेल्थ के अंदर, वो सारी ग्रोथ जो है वो थ्रू फॉरेन रेमिटेंस दिखाई गई है। इसका मतलब है कि अगर नैब का ये केस जिस तरह से वो बता रहे हैं दुरुस्त है, तो ये पूरा जो हाउस ऑफ शरीफ है ये हाउस ऑफ कार्ड्स होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तो बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है। अब ये बात वाजे हो जाएगी, बड़ी सिंपल सी चीज है। लेकिन जो इल्जाम नैब लगा रहा है, जो शवाहिद, जब राजा कमरुल इस्लाम को इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त भी ये कहा, और आपने वो बेल का ऑर्डर पढ़ा है जिसमें केस को बड़ा कमजोर उनके खिलाफ बताया गया है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी 2 केसेस थे, उसमें भी उनको बेल मिल गई, और उस जजमेंट में भी आपको पता है कि उस केस को कितना कमजोर दिखाया गया। जी देखिए शहजाद, ये बात नहीं है कि कोई इस केस में क्या था या उस केस में क्या था। यहाँ मेन मुद्दे की बात यह है कि उनकी तरफ से जो चीज़ सामने आई है ये एक सीरियस एलिगेशन है। हम ये तो नहीं कह रहे ये केस प्रूव हो गया, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज जो रवैया हमजा शहबाज साहब की तरफ से और उनके हवारियों की तरफ से दिखाया गया है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, वो कोई काबिल तहसीन नहीं है। वो बड़ा ही एक, मैं समझता हूँ, हमें अब किस माशरे में रह रहे हैं। जो नैब के अफसरान वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी के लिए गए, उन्हें रिडिक्यूल किया गया, कपड़े फाड़े गए, धक्के दिए गए, जान से मारने की धमकियां दी गई। मुझे एक बात बताइए, क्या वहाँ पे कैमरे थे ना? अगर तो कोई लोग, मैं आपको जवाब का टाइम दूंगा, लेकिन शहजाद साहब देखें, हमजा शहबाज का ये कहना कि तमाम कॉल ऑफ नोटिस पे मैं गया हूं, और आपको पता है कि कोर्ट ने उनको 1 टाइम बाहर जाने की इजाजत दी थी। उनकी बेटी का इस वक्त एक क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद वो जो टाइम दिया गया था कोर्ट के मुताबिक वो वापस भी आ गए, जो उनको एक मुद्दत दी गई, एक 1 टाइम इजाजत दी गई थी। तो फिर गिरफ्तार करना, जब वो तमाम पेशों में पेश आ रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि जो हुकूमत के लोग हैं जिन पर केसेस हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। शहजाद, ये बात मैं सॉरी आपको रोकना चाहूंगा, हलीम खान साहब को भी तो वो भी पेश हो रहे थे, वो तमाम पेश हो रहे थे। नैब ने जब उन्हें गिरफ्तार करना चाहा तो उन्होंने कोई पसो पेश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफा भी दे दिया। मसला सिर्फ ये है कि गिरफ्तारी से रेजिस्टेंस करना जो है वो एक सीरियस इशू है, वो सीरियस ऑफेंस है। आप उसकी तरफ तो आइए। ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि अगर लिखिए, अगर आपके जो भी इसमें इशू है, क्या आपको नैब की टीम के साथ जाना नहीं चाहिए था? क्योंकि ये देखिए एक बड़ा अजीब सा मैसेज जाता है कि अगर एक ताकतवर शख्स का नैब का मरियम साहब से ले लेता हूं, वारंट आएगा तो वो रेजिस्ट करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो फिर क्या कानून उनके लोगों ने वहां पे रहेगा? मुजाहिमत की, ये इस नौबत तक बात क्यों गई कि उनको उनके साथ गुंडागर्दी की जाए, उनके कपड़े फाड़े जाए, जो नैब ने अपने एलामिया में लिखा है, क्यों नहीं गए साथ वो? देखिए 2 बातें शहजाद, एक तो शहजाद अकबर साहब 9 महीने से यही गुफ्तगू मनी लॉन्ड्रिंग की कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने एडमिट किया माली और बावर्चियों के नाम पर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है फेक अकाउंट्स के जरिए, और अलीमा बाजी पे तो इनका कोई बयान नहीं आता, और उन्होंने खुद ही सारी बात करके अपना केस डिमोलिश कर दिया। इनका प्लीज बयान दोबारा चलाइएगा। इन्होंने कहा कि कोई केस अभी प्रूव नहीं हुआ, ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, और एलिगेशंस हैं, और कोई केस किसी किस्म का भी प्रूव नहीं हुआ, ये अभी खुद इन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात, हमजा शहबाज शरीफ साहब
आपने के जो एलानिया नैब का आया है, मैं तो हैरान हूँ कि इतना मुज़हका खेज। पहली बात, उन्होंने गिरफ्तारी इसलिए नहीं दी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्टिव बेल के 10 दिन पहले नैब ने उनको बताना है अरेस्ट से पहले, और वो हर पेशी के ऊपर पेश हो रहे हैं। दूसरी बात, मैं इतनी हैरान हूँ कि पूरा पाकिस्तान का मीडिया 96H मॉडल टाउन जब नैब ने धावा बोला हुआ था, दहशत गर्दों की तरह अंदर एंटर हुए, तो पूरा मीडिया गेट पे खड़ा है। वहीं से नैब की टीम बाहर आई क्योंकि हमारे कारकुन वहां मौजूद थे जो जज्बाती थे, उनके लिए रास्ता बनाया गया और उनको वो हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा के उसी रास्ते से जहां टीवी स्क्रीन्स, टीवी कैमरे मौजूद थे लाए गए, उनके कपड़े फाड़े गए। अगर उन पर गुंडागर्दी हुई, अगर उन पर तशद्दुद हुआ, तो मीडिया के सामने क्यों नहीं बयान दिया? और कौन सी शर्ट फटी हुई थी, कौन सी तशद्दुद नजर आ रहा था उस टीम के ऊपर? उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हम हमजा भाई को मिलने आए थे। तो जब ये कहा कि हम हमजा भाई को मिलने आए थे, तो वहां क्या? ये ऑनगोइंग केस है। नैब कहता है कि उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं। इस केस में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन ये सवाल जो आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने उठाया है, ये सवाल आज डिप्टी डायरेक्टर नैब से भी हुआ कि अगर कपड़े फाड़े गए हैं तो वो लोग कहां हैं, वो एहलकार कहां है, जिसका जवाब उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर ने नहीं दिया। बहरहाल नैब का ये दावा है, नैब का ये मौकिफ है कि उनके लोगों को हरासा किया गया, उनसे गुंडागर्दी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। ये ऑनगोइंग केस है। नैब कहता है शवाहिद मौजूद हैं। हमजा शहबाज कहते हैं कि वो बेकसूर हैं और उनके साथ आज ज्यादती की गई। प्रोग्राम में शामिल करने के एक ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। मईशत बदहाल है। तहरीक इंसाफ ने पहले 7 माह में इसको बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए हैं, और आज असद उमर साहब ने ब्रीफिंग भी दी है जिसमें उन्होंने कहा कि गलत खबरों की वजह से मईशत को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे हमाद अजहर साहब से एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर खजाना असद उमर साहब ने आज मीडिया को ब्रीफ किया और यह बताया कि जो स्पेकुलेशन है डॉलर पर, उससे और गलत खबरों से बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन हकीकत तो यह है कि हुकूमत के अपने इदारे इस वक्त जो पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं वो कोई खास नहीं है। इस हुकूमत को एक चैलेंज मिला था, माशी चैलेंज, और हुकूमत ने कहा था कि हम इसको अबूर करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि पहले 7-8 माह में कारकर्दगी कोई खास नहीं है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस माली साल में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 3.5% होगी, और 6 माह के अंदर जो माली खसारा है वो 2.7% जीडीपी का पहुंच चुका है। जबकि पिछले साल 6 माह में ये फिगर 2.3% था, अब 2.7% हो चुका है। और इसके अलावा जो अफराते ज़र रिकॉर्ड की गई पिछले माह में वो 9.4% थी। इसका मतलब स्टैगफ्लेशन के फेज से हम गुजर रहे हैं, जहां पर जीडीपी ग्रोथ कम है और अफराते ज़र ज्यादा है। ये एक मुश्किल सूरत हाल है। हुकूमत इस पर कैसे काबू पाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू हमाद अजहर। हमाद अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि एक मुश्किल हालात में आपको मईशत मिली है, लेकिन अवाम की तवक्को थी, बिजनेस कम्युनिटी की तवक्को थी कि आप इन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकालेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गैर यकीनी सूरत हाल है, अनसर्टन सिचुएशन है जो कि हर्ट कर रही है इस वक्त मईशत को भी, बिजनेस को भी। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल ऐसे नहीं है। मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ और इस्तेकाम की तरफ जा रही है, और उसके हमारे पास बड़े बुनियादी से कुछ पैमाने हैं। आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो 20 माह से गिर रहे थे, वो 2 साल के बाद अब जनवरी से पहली मरतबा इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। आपके एक्सटर्नल खसारों के अंदर कमी आ रही है। जो एक्सटर्नल डेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है वो इस साल तकरीबन आधे से भी कम है जो पिछले साल ली गई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे आया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक बिजनेस कॉन्फिडेंस है इसका, वो भी कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा है कारोबारों का। तो मईशत अभी हमारी इस्तेकाम के फेज में है। हम उसे आईसीयू से बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन अभी जनरल वार्ड में उसका ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन पहले से निस्बतन काफी सूरत हाल बेहतर है। अच्छा, 2-3 चीजें। एक तो आप कह रहे हैं कि आईसीयू से निकाल चुके हैं, लेकिन अभी 2 रोज पहले असद उमर साहब ने कहा है कि ये 2 साल जो है ये मुश्किल होंगे, ये स्टेबलाइजेशन का फेज होगा, और स्टेबलाइजेशन जब भी होती है आपको पता है कि मईशत की जो ग्रोथ है उस पर इंपैक्ट आता है। आपकी मईशत 5%, 6% से नहीं ग्रो कर सकेगी, तो इसका मतलब अगले 2 साल आईसीयू में ही रहेगी ना मईशत हमारी। ये बात आपकी दुरुस्त है कि तकरीबन 2 साल जो असद साहब कह रहे हैं उसमें कुछ सख्ती का दौर ऐसे है कि इस दौरान आपने देखा कि कुछ महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि डॉलर जो है उसकी कदर में कमी आई है। खसारे बड़े थे तो डॉलर जो है रुपए ने अपनी कदर को खोया। लेकिन इसी दौरान हम बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे लेके आ रहे हैं। आपने देखा कारोबारों के लिए हमने बहुत सारे इंसेंटिव्स क्रिएट किए। इसी दौरान हमारी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी हमें बढ़ने की अच्छी तवक्को है। आज असद उमर साहब ने बताया कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि पिछले साल 8 माह में 11.4 अरब डॉलर था,
अब वो घटकर 8.8 अरब डॉलर हो चुका है। ये बात तो ठीक है, एक्सटर्नल अकाउंट की तरफ हमें बेहतरी नजर आई है, लेकिन जो रिजर्व्स बढ़े हैं, ये पैसा रखवाया गया है एज अ डिपॉजिट, ये ना हमारे एक्सपोर्ट्स की वजह से बढ़ रहे हैं, ना तो मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़े। कुछ हद तक रेमिटेंस से फायदा हुआ है हमें जो आ रही है, लेकिन मैसिवली तो ये बोरोइंग है जो आपको डिपॉजिट के तौर पे दी गई है। तो ये तो बिल्कुल उड़ जाएगा अगर आपने एक्सपोर्ट्स ना बढ़ाया आने वाले वक्त में। नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ेगा। उसकी देखें वजह क्या है। एक तो ये कि ये रिजर्व्स बढ़े हैं इस चीज़ के बावजूद कि जो हमारी एक्सटर्नल डेट है उसमें पिछले साल से कम इजाफा हुआ है और एक्सटर्नल डेट कम ली गई है, नंबर एक। दूसरा ये कि ये जो आपके रिजर्व्स हैं ये बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होते हैं आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए भी, और जितना करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होएगा उतनी जल्दी ये डिप्लीट करते हैं। तो क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आ रही है, इसलिए रिजर्व्स की डिप्लीशन में भी कमी हमें देखने में आ रही है। और ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि कम कर्जे, बैरूनी कर्जे लेने के बावजूद आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये खसारे आप देखेंगे इंशाल्लाह इनकी जो उठान है उनके अंदर तेज़ी आती जाएगी। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मुझे पता है मीडिया के ऊपर हर बंदा आजकल आता है और हर बंदा इकोनॉमिस्ट बना हुआ है, और ख़ास तौर पे ऑपोजिशन बड़ी सनसनी फैलाने की कोशिश करती है। गलत खबरों का भी दौर है। मईशत हमारी हर लिहाज से इस्तेकाम की तरफ जा रही है। इंशाल्लाह 1.5 से 2 साल के बाद हम एक हाई ग्रोथ पीरियड के अंदर चले जाएंगे। अगर आप ऑपोजिशन को एक तरफ रख दें, मीडिया क्रिटिसिज्म को भी आप छोड़ दें, ऑटोनोमस बॉडी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आप उसकी सेकंड क्वार्टरली जो रिपोर्ट है उसका जायजा ले लें, और उसके 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक और रिपोर्ट पेश की, अभी जब लास्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है, उसमें आप देख लें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या इशारे बता रहा है जो कि बड़े खतरनाक हैं। 2 हफ्ते पहले उनका कहना था कि आपकी मईशत की ग्रोथ 3.5 से 4% होगी, अब उन्होंने कहा है कि 3.5%। ये प्रोजेक्शन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। आप कहते हैं 4% होगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रोजेक्शन है कि 3.5% से ज्यादा तरक्की नहीं करेगी आपकी मईशत की। तो आपका खुद इदारा कह रहा है। देखें, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अगर आप उसकी रिपोर्ट पढ़ें उसके अंदर तो ये भी लिखा हुआ है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इसकी नेसेसिटी क्या है। इसकी नेसेसिटी ये है कि आपकी इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस थे, यानी कि खसारे बहुत ज़्यादा थे, और खसारे रिड्यूस करने के लिए आर्जी तौर पर इकोनॉमी को स्लो डाउन किया जाता है, खुद किया जाता है। जो आप बात कर रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स में कहा जाता है स्टैगफ्लेशन है, जहां पे इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है, ग्रोथ कम है, और ये एक बड़ा मुश्किल फेज होता है। और पीपल्स पार्टी का दौर मुझे याद है जब आगाज हुआ था वो भी एक स्टैगफ्लेशन का दौर था, पीएमएलएन को इसका सामना नहीं करना पड़ा था। तो ये मुश्किल टाइम है। अब जरा फिस्कल साइड पे बात कर लेते हैं। 318 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है एफबीआर में, और ये 9 माह के फिगर्स हैं। कहा जा रहा है कि 450 अरब तक ये पहुंच सकता है। चंद माह पहले आप मेरे शो पर मौजूद थे, आपने इस उम्मीद का इजहार किया था कि इस फिस्कल ईयर के आखिर में हम अपना टारगेट मीट कर लेंगे। अभी तक शॉर्टफॉल है लेकिन आखिर में हम इसको अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, मैंने जिस उम्मीद का इजहार किया था वो इस बुनियाद पे थी कि हमारे टेलीकॉम टैक्सेस जो हैं वो जनवरी या फरवरी के अंदर जो है उसका स्टे ख़त्म हो जाएगा। बदकिस्मती से वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो उससे है, जिससे हमें को 70-80 अरब का नुकसान हो रहा है। दूसरा कुछ तेल की कीमतों का भी है कि जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ी जा रही हैं हम अपना तेल के ऊपर टैक्स जो है हुकूमत वो कम करी जा रही है। आपकी ग्रोथ का दारो मदार तो इसी पर होगा कि आपका टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, कितने आप पीएसडीपी में खर्च करेंगे, और फिस्कल डेफिसिट आपका कितना होगा। ये सारा डिपेंड करता है टैक्स पे कि आप कितना कलेक्ट करते हैं। अब मुझे याद है जो पहला बजट आया था, असद उमर साहब ने कहा था कि हम अपने टैक्सेस को 183 बिलियन से बढ़ाएंगे। 90 अरब रुपए तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके हम बढ़ा लेंगे। एफबीआर में हम जो है इंतजामी जो बेहतरी ला के आ रहे हैं उससे हम 90 अरब रुपए बढ़ा लेंगे। तो ये कहाँ गए? और अभी आप कह रहे हैं कि आपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कम किया है टैक्स को, उसकी वजह से कुछ खसारा हुआ है। तो अब आपको ये फैसला करना है कि आपको सख्त फैसले लेने हैं या आपने वो फैसले लेने हैं जो कि पॉपुलर फैसले हैं। ये दोनों तरफ तो नहीं कर सकते, आधा तीतर आधा बटेर तो नहीं हो सकता। देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सख्त फैसले तो हम कर रहे हैं, सिर्फ आर्जी तौर पे तालियां बजवाने के लिए अगर हमने फैसले करने होते तो आप देखते कि वो इस वक्त सूरत हाल जो है वो हमारे ऊपर इतनी तनकीद ना हो रही होती। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि फिस्कल के अंदर जो है वो शॉर्टफॉल्स मौजूद हैं, स्लिपेजेस मौजूद हैं, लेकिन इसको आपको एक बैलेंस में देखना पड़ेगा। एक तरफ हम जो स्लो डाउन की आप बात कर रहे हैं वो फिस्कल की साइड से नहीं आना। जो स्लो डाउन इकोनॉमी में आया है वो प्राइमरीली इसलिए आया है कि आपके एक्सटर्नल डेफिसिट्स जो थे वो इतने बढ़ चुके थे कि अब आपको इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए इकोनॉमी में स्लो डाउन करना पड़ा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, ये क्या कहती है? ये कहती है कि क्योंकि टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है इसीलिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो ज्यादा होगा, और क्योंकि
गवर्नमेंट मैसिवली बोरो कर रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, यानी कि पैसा प्रिंट कर रही है, जिसका मतलब यह है कि अगर हम पॉलिसी रेट को बढ़ाते भी हैं तब भी हम इफेक्टिवली इन्फ्लेशन को, अफराते जर को नहीं रोक सकेंगे। ये स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट कह रही है कि मैसिव बोरोइंग है हुकूमत की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, जिससे पॉलिसी रेट बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, इन्फ्लेशन फिर भी आपको नजर आएगी। ये स्टेट बैंक कह रहा है। जी देखें, जो स्टेट बैंक बात कर रहा है, हम जो बोरो कर रहे हैं इस वक्त इस साल, वो तकरीबन उतना ही आज बोरो किया गया था। तकरीबन 6% थी इन्फ्लेशन जब हमने टेक ओवर किया, अब 9.4% है। और ये 9.4% भी इस महीने इसलिए आई है क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स हैं फूड की। अगर आप कोर इन्फ्लेशन को देखें तो वो पिछले माह और इस माह जो है उसके अंदर कमी आई है। तो ये बात दुरुस्त है कि इन्फ्लेशन जो है वो 3% बढ़ी है। पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है 1 अप्रैल को, वो शामिल नहीं है। इसका मतलब अगले साल की इन्फ्लेशन इससे ज्यादा हो सकती है। सारी प्रोजेक्शंस आप देख लें, चाहे वो IMF की हो या इसके अलावा हो, वो यही कह रही है कि इन्फ्लेशन इस साल डबल डिजिट के आसपास होगी। देखिए, हम कोशिश तो ये करेंगे कि जो मेन ड्राइवर्स हैं आपकी इन्फ्लेशन के जो हम फिगर देते हैं ना, उसके अंदर भी 4 हिस्से होते हैं। एक अपर इनकम ग्रुप की इन्फ्लेशन होती है, एक मिडिल की और फिर लोएस्ट टियर की। तो ये जो लोएस्ट टियर की इन्फ्लेशन है, अगर आप स्टेट बैंक की पाकिस्तान की ही रिपोर्ट में से या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देख लें, तो जो लोएस्ट इनकम ग्रुप की इन्फ्लेशन है उसमें सबसे कम इजाफा हुआ है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है, खाने पीने की अशियाओं में इजाफा होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका असर एक आम आदमी पे नहीं पड़ रहा है। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है तो एक आम आदमी पे पड़ रहा है। आज भी असद उमर साहब ने हफीज पाशा साहब को कोट किया है बार बार, और हफीज पाशा साहब को वो कह रहे हैं कि बड़े इंडिपेंडेंट है, तो उन्हीं का आप इस हफ्ते का आर्टिकल पढ़ लें जिसमें वो ये कहते हैं, उनको कोट किया गया है कि 4 मिलियन लोग जो है इस साल पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे। जो हालात है वो कह रहे हैं कि 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख लोग जॉब मार्केट में आएंगे, लेकिन 1 लाख लोग बेरोजगार होंगे, जो स्लो डाउन इस वक्त देखा जा रहा है उसकी वजह से। मैं तो इतराफ़ करूं इस बात का कि ये जो इतना बड़ा बिगाड़ था कि उसको दुरुस्त करने के लिए हमें थोड़े से सख्ती के पीरियड से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस सख्ती के पीरियड के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि जो आपका लोएस्ट इनकम ग्रुप है, जो गरीब तबका है, उसको बचाया जाए इस अफराते ज़र के इजाफे से भी, और जो इस इस्तेकाम के पीरियड के जो मुश्किल फैसले जिनको आप कह रहे हैं उनके असरात से भी। मैं एक ब्रेक लूंगा हमारे साहब, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमाज अजहर साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू। हमाद साहब, जरा ये बताइएगा, ये जो ग्रोथ हमने पिछले साल देखी, माली साल में 5.8% थी, अब बात हो रही है 3.5-4% के दरमियान ये होगी। ये ऐसा हुआ क्या है? आप आदाद शुमार देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और फिर मैं आपके PBS को ही कोट कर रहा हूं, उन्हीं का डेटा है कि पिछले साल 7 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ थी 7.2% की। इन 7 माह में, इस माली साल के 7 माह में 2.3% का डिक्लाइन है। तो यहां पे सिर्फ ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंपोर्ट की वजह से आपकी ग्रोथ कर्टेल हो रही है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। इसकी क्या वजह है? जहाँ तक दूसरी इंडस्ट्रियल अगर आप डेटा देखें तो मैं आपको दे दूंगा, चाहे वो सीमेंट सेल्स हो, ऑटोमोबाइल सेल्स हो, आपकी एक्सपोर्ट्स हो, ये सब जो है ये ग्रोथ शो कर रही हैं। सर मेरे पास सबका डेटा मौजूद है। काम का टाइम है, ओवरऑल कोई ना कोई मेरी बात सुने, जो ग्रोथ है उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। जो ये 4% ग्रोथ जिसको हम कह रहे हैं ना कि इस साल 4% ग्रोथ होएगी, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, एग्रीकल्चर भी होती है, स्मॉल स्केल सेक्टर भी होता है। ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अगर यहां स्लो डाउन होगा तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकेंगे। और आप जो बात करें आज असद साहब ने भी की है, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास ये PBS की रिपोर्ट मौजूद है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 7 माह के अंदर 0.41% का डिक्लाइन दिखाया है और जनवरी में 0.93% का डिक्लाइन दिखाया है। आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें जिसका कंट्रीब्यूशन LSM में सबसे ज्यादा है, 20% का वेटेज है, वहां पर भी 0.07% 7 माह में डिक्लाइन है, 0.09% जो है वो जनवरी में डिक्लाइन है। तो ये तमाम जो मेजर सेक्टर्स हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, इंडस्ट्रियल सेक्टर के, वो नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि 5.8% से हम 4% पे कैसे आ जाएंगे एकदम से? क्या हुआ है ऐसा? मैं आपको बता तो रहा था नहीं, ये जो ऑटोमोबाइल की आपने सेक्टर की बात की, अगर आप इसको फर्दर सेग्रीगेट करें तो कार सेल्स जो है उसके अंदर आपको ग्रोथ नजर आएगी, मोटर बाइक सेल्स के अंदर आपको कमी नजर आएगी। हुआ यही है, एक तो 5.8% ग्रोथ नहीं थी पिछले साल, 5.2% थी, जो वो प्रोविजन
5.8 था, एक्चुअल ग्रोथ 5.2 थी। हुआ यही है कि ये सारी ग्रोथ आपकी खसारों के ऊपर बिल्ड हुई थी। अब हमें जब तक हम अपने खसारों को वापस ये है कि बहुत ज्यादा फोकस आपका एक्सटर्नल साइड पे था और फिस्कल साइड पे हम ये सोचते रहे कि बड़ा आसान है, पैसा प्रिंट करके हम जो है फिस्कल साइड को मेंटेन कर लेंगे, लेकिन अब ये मुश्किल नजर आ रहा है। आपका जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो उसमें 52% आपको ग्रोथ नजर आ रही है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने पिछले साल की बनिस्बत इस साल 52% ज़्यादा बैंकों से लोन लिए। तो जाहिर है कि इसके अंदर एक टाइम लैग होता है। जो आप कदम उठाते हैं, हमने एक्सपोर्टर्स के लिए एनर्जी की और बिजली की प्राइसेस को नीचे लेके आए। जाहिर है एकदम से आपको उसके अंदर तब्दीली नहीं नजर आएगी, लेकिन चंद माह के अंदर आपको तब्दीली नजर आएगी। अब ये भी बड़ा डिबेट करने वाला मौजू है प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक में अगर इजाफा है तो क्या वो मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, या सिर्फ अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए वो पैसा उठा रहे हैं बैंक से? शायद इसलिए पैसा उठा रहे हैं कि उनकी सेल्स ना हो रही हो, उनको अपने लायबिलिटीज पे ऑफ करनी हो। ये तो बड़ा डिबेटेबल है कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक क्यों बढ़ा है, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं वैसे तो ये पैमाना है, लेकिन अगर ये एक्सपेंशन हो रही होती या फिर इन्वेस्टमेंट हो रही होती तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ पर। फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसका भी हमने मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा इसके ऊपर एक आर्टिकल भी प्रिंट करवाया था अखबार के अंदर कि ये सारे का सारा आप अकाउंट फॉर नहीं कर सकते कि ये लिक्विडिटी की वजह से हो रहा है। इसके अंदर अगर लोग ये पैसा ज़्यादा ले रहे हैं पिछले साल की बनिस्बत, तो जाहिर है कि लोग अपने कारोबार में डालने के लिए पैसा ले रहे हैं ना। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या हम इससे निकलेंगे कैसे? क्योंकि डिस्काउंट रेट 10.75% है। आप लोगों ने कहा कि हम इंपोर्ट को कम करेंगे ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, लेकिन 14-15% पर अगर कर्जा मिलेगा तो कौन नई इंडस्ट्री लगाएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं इस स्टैगफ्लेशन से निकलना बड़ा एक मुश्किल टास्क होगा आपके लिए। कौन लगाएगा इंडस्ट्री? कैसे होगी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इस वक्त जब 10.75% तो खाली डिस्काउंट रेट है? शहजाद, हम इससे बिल्कुल निकलेंगे और इससे भी हालांकि हमने जो हालात अडॉप्ट किए, जो खसारे अडॉप्ट किए, वो कहीं ज़्यादा थे जो हमसे माजी की हुकूमतों ने की, लेकिन उनके जो अगर आप आदादोशुमार उनके पहले इस्तेहकाम के दौर के देखें तो इंटरेस्ट रेट इससे भी ज़्यादा था, महंगाई इससे भी ज़्यादा थी। लेकिन ये चीज़ें फिर जब इस्तेहकाम आ जाता है तो ये रिवर्स हो जाती हैं, जल्दी रिवर्स हो जाती हैं और आप वापस ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं। कितनी जल्दी आप इस इस्तेहकाम में जाएंगे, मैंने आपको उसका टाइम फ्रेम दे दिया कि ये 1.5 से 2 साल लगेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम एक हायर ग्रोथ 1.5 से 2 साल आप कह रहे हैं कि जो आप लोगों का टारगेट था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो ऑब्वियसली 1.5 से 2 साल मुमकिन नहीं होगा कि बहुत ज्यादा आप लोग जॉब क्रिएशन कर सकें। 1.5 से 2 साल अफराते ज़र में भी इजाफा रहेगा, तो ये आप मुश्किल फैसले कर रहे हैं तो आवाम को बताइए ना, क्योंकि आपने तो आवाम को जो उम्मीद दिलाई थी वो ये थी कि 100 दिन में फलाना हो जाएगा, 100 दिन में ये हो जाएगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं मुश्किल फैसले करने, आवाम को सच बताएं कि 2 साल बहुत मुसीबत आनी है आप पे। बिजली के नर्क बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे, खाने पीने की अशियाओं के रेट बढ़ेंगे, ये सब होना है। इसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर नहीं किया आवाम को। देखें, हम तो मैं तो जिस शो में भी जाता हूँ, हमने तो जब हुकूमत में आए थे तो उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर का 6 महीने पहले, अभी इलेक्शन भी नहीं हुए थे, उससे भी 6 माह पहले असद साहब का बयान बार बार आया था टीवी पे कि अब इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमें इसके लिए बेल आउट की भी ज़रूरत पड़ेगी और हमें स्टेबलाइजेशन भी करनी पड़ेगी। आप लोगों को एक प्लान देना है। आपकी पॉलिसीज ऐसे नजर आती है कि आप प्लान चेंज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप लोगों ने यह कह दिया है कि नॉन फाइलर्स जो है अब वो जून के बाद प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे। पहले आपने कहा था कि नहीं खरीद सकेंगे, फिर आपने कहा 1300 सीसी गाड़ी खरीद सकेंगे, फिर आपने कहा नहीं वो गाड़ियां तमाम खरीद सकेंगे नॉन फाइलर्स। अब आप कह रहे हैं कि नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे। तो कोई आप तसलसल तो दिखाएं ना अपनी पॉलिसीज में। फिर दूसरा, एमनेस्टी के हवाले से आप लोगों ने ये बात की बात आप सुन लें, प्रॉपर्टी की आप बात सुन लें। देखें, प्रॉपर्टी का केस ऑटोमोबाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि आपका ब्लैक मनी जो है वो प्रॉपर्टी में पार्क्ड है, और हम ये बिल्कुल वो बात नहीं कर रहे कि जो हमने पहले किया उससे मुख्तलिफ है। हम क्या कह रहे हैं कि जितनी देर तक आपकी डीसी वैल्यूज़ और एफबीआर वैल्यूज़ जो हैं प्रॉपर्टी की वो मार्केट से आधे से भी कम सतह पे हैं, उतनी देर तक हमने फाइलर और नॉन फाइलर की रिस्ट्रिक्शन को रखा हुआ है। हम सिर्फ इस रिस्ट्रिक्शन को तब उठाएंगे जब आपकी डीसी वैल्यूज़ और एफबीआर वैल्यूज़ को हम एक मुकम्मल सर्वे करके और अपने इंतजामी अमूर जो है वो पूरे करके उनको हम मार्केट रेट्स के करीब तर सतह पे लेके आएंगे। अभी आप लोगों ने ये कहा कि आप लोग एमनेस्टी स्कीम लेकर आएंगे, एमनेस्टी स्कीम के जरिए आप अपना ब्लैक मनी वाइट कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आप ये उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपना पैसा वाइट करें, आप फाइलर बने, वहीं पे आप उनको ये एक विंडो भी दे रहे हैं कि हम नॉन फाइलर्स को भी एसेट और प्रॉपर्टी खरीदने देंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ये तो तसादुम है ना, या तो आप वाइट ना करने दें उनको, क्रैक डाउन करें। इन दोनों चीजों की टाइमलाइन फर्क है। नंबर 1 सुने मेरी बात।
जो एमनेस्टी स्कीम है वो एक अलग चीज़ है। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यूएशन के साथ लिंक्ड है आपका फाइलर और नॉन फाइलर का स्टेटस, और उसके ऊपर से जो हमने रिस्ट्रिक्शन उठानी है। एमनेस्टी स्कीम की वजूहत और है, हमारे पास जो डेटा आज मौजूद है, पहले वो मौजूद नहीं था FBR के पास। ऑफशोर डेटा अकाउंट है जो लोगों के बैरून मुमालिक अकाउंट्स हैं। फिर हमारी लार्जेस्ट एवर डेटा इंटीग्रेशन एक्सरसाइज चल रही है, और इसके बाद हमने अगले 5 साल, ये हमने एक मुसलसल अगले 4.5 साल हमने एक एग्रेसिव टैक्स ब्रॉडनिंग स्कीम करनी है, जिसके अंदर वो लोग जिनकी आमदन ज्यादा है और अभी तक टैक्स फाइल नहीं करते थे, उनको बड़ी तकलीफ होगी इस चीज से। इमरान खान साहब की तो फिलॉसफी ये थी ना कि ये जो लोग टैक्स नहीं देते, ये जो अमीर तबका टैक्स नहीं देता, इस पे क्रैकडाउन होना चाहिए। आप लोग उनको वही एमनेस्टी दे रहे हैं जो माजी की हुकूमतें देती रही हैं, और मेरे ख्याल से बुनियादी मकसद ये आप लोगों की भी उम्मीद है कि शायद 100-125 अरब रुपए नून लीग की तरह हमें मिल जाएगा, तो इस साल का हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। नहीं, ये हमें, क्योंकि हमारे पास अब वो डेटा अवेलेबल है जो पहले नहीं था, और अब हमें ये ताजिर तंजीमों से और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से बार बार ये फीडबैक आ रहा है कि एक मरतबा इनको रेगुलराइज करने का। बहुत शुक्रिया। स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू हमाद अज़द मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।